वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। सी हमारे पास चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, हमारे पास रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला जो हमने बनाया है, रेजिस्टिविटी रो इज़ गिवन बाय m बाय n ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं m और e कांस्टेंट है। नाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन product of number of free electrons per unit volume and tau for any substance। ये है for any substance, राइट। तो अपन 3 टाइप के सब्सटेंस हम लोग देखेंगे, फिलहाल तो 2 ही हम स्टडी करेंगे। पहला हम लोग स्टडी करेंगे प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स का मतलब है आपके पास, जैसे ही प्योर मेटल्स बोला मतलब गुड कंडक्टर्स, और गुड कंडक्टर्स इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं at room temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितने होंगे वो अलग बात है, रूम टेम्परेचर पे ही इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो आपके पास क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर increases, the increase in number of free electrons is small। ये टर्म का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट स्मॉल है, मतलब आपके पास मान के चलो ऑलरेडी, इसका मतलब आपको समझाता हूँ, मान के चलो आपके पास ऑलरेडी उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मान के चलो एक एग्जांपल, एक नंबर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलरेडी 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इतने कम तो होते नहीं हैं, और भी ज़्यादा होते हैं, बस मैं आपको नंबर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 11,000, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी फ्री हैं वो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज़ बहुत कम आएगा, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा पर ज़्यादा नहीं आएगा। बट व्हेन टेम्परेचर increases, number of collisions increases, which result in decrease in रिलैक्सेशन टाइम। अब आप देख सकते हैं जब आपके पास क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब आपके पास कॉलिजन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएंगी टेम्परेचर बढ़ जाने से, थर्मल स्पीड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आपके पास जो रेजिस्टिविटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और टाउ है, एन माना कि इंक्रीज़ किया पर छोटा सा इंक्रीज़ किया है, टाउ ज़्यादा डिक्रीज़ किया है, राइट, ज़्यादा डिक्रीज़ किया है। तो आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट एन इंटू टाउ will decrease, ये डिक्रीज़ करेगा। एंड हेंस क्यों, जैसे आप मान के चलो आपके पास पहले प्रोडक्ट था, एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले प्रोडक्ट था मान के चलो
100 इंटू लेट इट बी रिलैक्सेशन टाइम के हिसाब से 30। इसमें ये पहले था, बाद में ये इंक्रीज़ किया 110 हुआ, पर ये 30 से काफ़ी डिक्रीज़ करके 10 हुआ है। तब ये था 3000 और ये कितना बना 1100। देखो ये इंक्रीज़ किया है, ये आपके पास n है और ये टाउ है, ये इंक्रीज़ किया है पर ये कम इंक्रीज़ किया है और ये ज़्यादा डिक्रीज़ किया है। तो ये प्रोडक्ट था 3000, ये इंक्रीज़ किया 110 पर ये 10 हो गया, ज़्यादा डिक्रीज़ किया है, इसलिए प्रोडक्ट भी आपके पास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। हैंस रो विल इंक्रीज़, मतलब अब आपको समझ में आ गया विथ टेम्परेचर। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं व्हेन टेम्परेचर increases resistivity of metals या कंडक्टर will increase। एंड किस तरीके का इसका बिहेवियर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नाउ रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, राइट। ये पूरा सिस्टम समझाऊंगा। रो इक्वल्स रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अब सब चीज़ बताता हूँ, देखो टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर, टी फाइनल टेम्परेचर, रो फाइनल रेजिस्टिविटी जो चेंज होके आया है, एंड रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी, now important part is what is alpha. Alpha equals coefficient of resistivity, thermal coefficient of resistivity। ये आपने ये फॉर्मूला जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ये हम लोग लास्ट ईयर 11th क्लास में देखे थे। कौन से वाले पार्ट में, थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट में। ये फॉर्मूला आपको वहीं से ही देखा दिखाया लग रहा होगा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा देख सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट इंटू 1 बाय रो नॉट। यहाँ पर से आपको अल्फ़ा की वैल्यू समझ में आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ पर से क्या आता है 1 बाय रो नॉट डी रो बाई डी टी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, डी तो आप नहीं करेंगे, रो नॉट चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है आपके पास अल्फ़ा। अच्छा, आप इसको रेजिस्टेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, सेम स्टोरी आएगा रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, सेम स्टोरी है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर रो एल बाई ए मल्टीप्लाई करो, एल बाई ए मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, आपके पास रेजिस्टेंस आर बन जाएगा, राइट। ना इधर एक ग्राफ बनता है मेटल्स के लिए, यहाँ पर एक ग्राफ बनता है प्योर कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, और ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है पर एट लो टेम्परेचर्स। ये जितना भी ग्राफ मैं आपको बना के बता रहा हूँ ये लो टेम्परेचर्स है। लो टेम्परेचर मतलब हार्डली 100 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद
रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहती है, रेजिस्टिविटी ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बिकम्स वेरिएबल, राइट। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर ओनली। हाई टेम्परेचर में आपके पास अल्फ़ा क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर्स मतलब इतना लो भी नहीं, राइट। हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी नहीं जा सकते, तो लो टेम्परेचर्स पे अल्फ़ा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू देगा, जैसे हम लोग कांस्टेंट्स यूज़ कर लेंगे। हाई टेम्परेचर में ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, वेरिएबल हो जाती है। वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, हाई टेम्परेचर वाला पार्ट हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये कुछ प्योर मेटल्स का ये सीधा फॉर्मूला था ना। अगर आपके पास एलॉयज़ के बारे में बात करें, सच एज मैंगनीन, राइट, इट्स resistivity is independent of temperature। इनकी रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं होती, इनको ऐसा बनाया गया है एलॉयज़ को। अगर आप टेम्परेचर भी हाई करेंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दिस इज़ हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर मेटल्स एंड एलॉयज़। क्या एलॉयज़ है और कौन सा प्योर मेटल्स, उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। एक लास्ट चीज़ हम लोग देखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल इसका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर हमारा आता है, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी अगर जो एसएल अरोरा में लिखा है वो बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज़ इग्नोर करें। जो एसएल अरोरा में लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप एनसीईआरटी से देख लें, उसके बारे में जो डिटेल्स है एनर्जी गैप वगैरह मैं सब आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में समझाऊंगा, तब समझ में आएगा, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आने वाला। नाउ सेमीकंडक्टर में सेम स्टोरी हम लोग बोलेंगे। आपके पास सेमीकंडक्टर में देयर आर लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही कम होते हैं, राइट। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, number of free electrons per unit volume increases, more as compare to decrease in relaxation time। अब देखो सेमीकंडक्टर का ऐसा स्टोरी है कि भाई उसके पास तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, गिन चुन के 3-4 थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, तो रिलैक्सेशन टाइम तो वैसे भी उसके पास बहुत ज़्यादा था। तो जब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ गए, पर रिलैक्सेशन टाइम इतना कम नहीं हुआ, क्योंकि अब भी उसके अंदर बहुत स्पेस बाकी है, अब भी उसके अंदर बहुत स्पेस बाकी है। मतलब जब आप यहाँ पर रेजिस्टिविटी वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर n और टाउ है, n काफ़ी इंक्रीज़ किया पर टाउ थोड़ा डिक्रीज़ किया। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये जो n टाउ का जो प्रोडक्ट है इट इंक्रीजेस, ये डिक्रीज नहीं होता, ये इंक्रीज होता है, एंड हेंस रो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर आपको रेजिस्टिविटी डिक्रीज करनी है तो टेम्परेचर इसका क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ सेमीकंडक्टर का
इस तरीके से होता है। तो ये कहाँ से आया, इसका क्या जो पूरा डिटेल है ये तो मैं आपको बता दिया। इसमें वैसे ही आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहते हैं। आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने बढ़ाया, पर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम को घटना ही है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, पर रिलैक्सेशन टाइम इतना नहीं घटता है जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग यहाँ मेटल के केस में देखें, जो मैं मेटल के बारे में बताया, ये जगह आपके पास ऑलरेडी पैक्ड रहता है। मतलब इस जगह में कोई जगह खाली ही नहीं रहता, ये इनिशियली है। ये आपके पास कंडक्टर है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने रहते हैं, देखो पूरे पैक्ड है। ये इनिशियल है। तो जब आप क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाए, तो इसमें और जगह किधर है? इधर और जगह कहाँ है? बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एक्स्ट्रा, और क्या। देखो कुछ ही आपने बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, पर इसमें जो रिलैक्सेशन टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा एज़ कंपेयर टू दिस। इसमें तो जगह ही जगह है, देखो जगह ही जगह है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पर रिलैक्सेशन टाइम तो इतना कम नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। मतलब इधर अगर आप वही एग्जाम्पल के साथ समझें तो जैसे कि आप प्रोडक्ट वही ले लीजिएगा, एक 100 था और एक 30 था। ये काफ़ी बढ़ा, ये बढ़ के हो गया मान के चलो 150 हो गया, पर ये 20 हुआ, मतलब ये 25 हुआ घट के। तो ये आपके पास बना 3000, ये आपके पास बना 25 5 125, 25 1 25, 3750। आप देख सकते हैं ये अगर n इंटू टाउ है तो ये काफ़ी बढ़ा है, पर ये कम घटा है। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, जिस वजह से रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। राइट। तो ये सेमीकंडक्टर का स्टोरी। अच्छा, ये जो स्टोरी आपको एसएल अरोरा में दिया गया है पूरा, वो देखने का ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, वो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। जितना बताया हूँ ये वाला पार्ट देखो। राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ये है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसका ज़्यादा यूज़ इस चैप्टर में नहीं है, मोबिलिटी। राइट। इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसका चैप्टर जो यूज़ है वो सेमीकंडक्टर में है। तो मोबिलिटी म्यू ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इतना ही है कि आप बस इसका डेफिनेशन अभी याद रखें, कुछ नहीं है। इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये आपके पास है, बोलता है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी एक्वायर होएगी। और मोबिलिटी टर्म का मतलब है ईज ऑफ मूवमेंट। more is the mobility more easily charge can move inside a material। ये बताता है बस, और कुछ नहीं, इसका एक्चुअल मतलब यही है, VD by E। राइट। अच्छा, इसका रिलेशन करंट के साथ क्या होगा मोबिलिटी का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशन विथ करंट। तो करंट आपके पास I इक्वल्स क्या होता है, NEA VD। अब बस VD को रिप्लेस कर दो, NE म्यू इंटू E।
तो I इक्वल्स म्यू एन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ये आपके पास रिलेशन है करंट के साथ। अच्छा, बाकी आप रेजिस्टिविटी वगैरह के साथ भी रिलेट कर सकते हैं इसको, बिकॉज आपके पास आई की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, ई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत सिंपल स्टोरी है, आई बाय ए इक्वल्स सिग्मा ई। तो आप उसको रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को, कि कंडक्टिविटी, ये तो आई के साथ रिलेशन आ गया। नाउ सी, मैंने आपको बताया ना, मोर इज़ द मोबिलिटी मोर इजीली चार्ज कैन मूव। ये कैसे आया, ये स्टेटमेंट कैसे आया, देखो ये यहाँ से आया। तो मैं इधर क्या पुट किया, आई को पुट किया हूँ मैं सिग्मा ई ए विच इज़ इक्वल्स म्यू एन ई इंटू ई। तो ई से ई कट गया, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स म्यू एन ई बाय ए। तो आपको ये बात समझ में आ गया है, सिग्मा जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, या वाइस वर्सा। तो ये अपने पास एक तरीका है जो आपको मैंने समझाया है इस तरीके से निकालने के लिए। तो मोबिलिटी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये रिलेशन है, बस इतना सा ही स्टोरी है मोबिलिटी का, राइट। नाउ आज का लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। Now Ohm's law is not natural law, right? It is applicable only for ohmic conductors that too at low temperature। मतलब आपके पास ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज़ योर ओम्स लॉ, कि आपके पास ये जो V और I है इस तरीके से है, एंड दिस इज़ ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। ये इनवैलिड कहाँ हो जाएगा, ओमिक कंडक्टर के लिए भी इनवैलिड at high temperature and absolute temperature। absolute temperature मतलब ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब ओमिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, कब, हाई टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो ये आपके पास लो टेम्परेचर्स, दैट इज़ जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होता है, वहीं पर ही ओमिक कंडक्टर दिखाएगा। अच्छा, नॉट ऑल कंडक्टर्स आर ओमिक, फॉर एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, थायरिस्टर्स does not फॉलो ओम्स लॉ, ये नहीं फॉलो करते हैं, ये सारे फॉलो नहीं करते, इनका ग्राफ सीधा नहीं आता है। मैं आपको डायोड का बता देता हूँ जो आपके काम आएगा बाद में। तो ये जो आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये डायोड्स का है, ये बाद में आप पढ़ेंगे, ये डायोड्स का ग्राफ है, ये बाद में आप पढ़ेंगे। तो आपके पास आप देख रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ ओमिक कंडक्टर ही ओम्स लॉ फॉलो करता है, दैट टू एट लो टेम्परेचर, बाकी इतने सारे सब्सटेंस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ।